डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड सिलेबस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वन स्टेप अहेड। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वन स्टेप अहेड का अर्थ होता है एक कदम आगे। तो इस लेसन की आज मैं आपको समरी बताऊंगा, जो कंप्लीट लेसन है वो हिंदी में समझाऊंगा। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश सब्जेक्ट, इसका चैप्टर नंबर 8 है, उसका पहला पेज ओपन करें ताकि मैं समझाऊं तो आपको दिखाई भी दे और आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच्ड द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, मैं रेल के डिब्बे की खिड़की से, आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, मैंने रेल के डिब्बे की खिड़की से ग्रामीण क्षेत्रों को पीछे छूटते हुए देखा। फ्रॉम इन डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स, दूर से खेतों में काम करते हुए आदमी जो कि सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए थे। एंड द वीमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेज ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, और वहीं चमकीले रंगीन कपड़ों में महिलाएं किसी खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा लग रहे थे। They are seem to inhabit some beautiful painting। ये पुरुष और जो महिलाएं थीं, भिन्न भिन्न तरह के जो कपड़े पहने थीं उसमें एक खूबसूरत चित्र का हिस्सा लग रहे थे। I sat glued to the window, मैं खिड़की से चिपका हुआ बैठा रहा। Almost everywhere, लगभग सभी तरफ, people were engaged in some activity which had a rhythm and tranquility about it। लगभग सभी जगह लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे और उनके काम में एक लय और शांत चित्तता दिखाई पड़ रही थी। मैन ड्राइविंग कैटल, वीमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, जो आदमी थे वो पुरुष थे जो वो पशुओं को हाँकते हुए दिख रहे थे, और महिलाएं नदी से पानी भरते हुए दिख रही थी। ओकेजनली ए चाइल्ड वुड अपीयर, कभी कभार बीच बीच में कोई बच्चा दिखाई देता था। एंड वेव एट द ट्रेन, और वो रेलगाड़ी की तरफ हाथ हिलाते हुए दिखते थे। सेकंड पैराग्राफ है, इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस as one moves northwards। The rich and fertile plains of the river Ganga and its numerous tributaries have invited invasions, turmoil and change। Around 1500 BC, fair-skinned Aryans swept in through the mountain passes from the far northwest. The 10th century brought Muslims who later mingled with the local people and became an integral part of this country. One empire gave way to another. Religious conquests continued. All this time, the part of India south of the Tropic of Canker remained largely untouched, save behind the shield of the Vindhya and Satpura mountain ranges. The Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari and Krishna rivers had woven a net of almost unassailable protection from the tapering Indian peninsula.
to bring me to Delhi. My train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancements. इस पैराग्राफ का अर्थ है, यह काफ़ी हैरान और चकित कर देने वाला है कि भूदृश्य जो धरती है उसकी तस्वीर किस प्रकार से बदलती है जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा पोषित शानदार उपजाऊ मैदानों ने आक्रमणों, उथल पुथल और बदलाव को आमंत्रित किया है। लगभग 1500 ईसा पूर्व गोरी चमड़ी वाले लोग आर्य आए जो सुदूर उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों से होकर यहाँ आए थे। 10वीं शताब्दी में मुस्लिम लोग आए जो बाद में जो भारत के ही स्थानीय लोग थे उनसे मिलकर देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। एक साम्राज्य गया तो दूसरा आ गया। धार्मिक विजयों का सिलसिला चलता रहा, परंतु इन सभी बदलावों के समय कर्क रेखा से दक्षिण की ओर का भारत का भूभाग लगभग अछूता रहा। विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ढाल के पीछे सुरक्षित था। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने शंक्वाकार भारतीय प्रायद्वीप के लिए लगभग अभेद्य एक सुरक्षा का जाल बन दिया था। मुझे दिल्ली तक लाने के लिए रेलगाड़ी ने इन सभी भू अवरोधों को पार किया, वैज्ञानिक प्रगति के बल पर। Next paragraph, third number. I halted for a week in Delhi, the city of the great Sufi Sant Hazrat Nizamuddin, and appeared for the interview at DTD&P Air, Directorate of Technical Development and Production. I did well at the interview. The questions were of a routine nature and did not challenge my knowledge of the subject. Then I proceeded to Dehradun for my interview at the Air Force Selection Board. At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence. Perhaps they were looking for physical fitness and an articulate manner. I was excited but nervous, determined but anxious, confident but tense. I could only finish 9th in the batch of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force. I was deeply disappointed. It took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. There was a lake far below. I knew that the days ahead would be difficult. There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. I tracked down to Rishikesh. इसका अर्थ हुआ, मैं महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के शहर दिल्ली में एक हफ्ते के लिए रुका और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय, जो कि एयरफोर्स का एक डिपार्टमेंट था, इसमें साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। पूछे गए प्रश्न सामान्य किस्म के थे और विषय के मेरे ज्ञान के लिए किसी प्रकार की चुनौती पेश न कर सके। इसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए वायु सेना चयन परिषद देहरादून पहुंचा। चयन परिषद में जोर बुद्धिमत्ता से अधिक व्यक्तित्व पर था। शायद वह लोग अभ्यर्थी में शारीरिक स्वस्थता और एक प्रभावी वक्ता ढूंढ रहे थे। मैं उत्साहित था पर घबराया हुआ भी था, संकल्पित था पर बेचैन भी, आश्वस्त था पर तनाव में भी था, टेंशन में भी था। मैं 25 अभ्यर्थियों के समूह, जिसमें से 8 को चुना जाना था वायुसेना में नियुक्ति हेतु, इनमें से 25 में से मुझे 9वां स्थान मिला। मैं बेहद निराश था। मुझे थोड़ा समय लगा यह समझने में कि वायुसेना में जाने का मौका अभी अभी मेरी उंगलियों से फिसल गया। मैं अपने आप को घसीटता हुआ सा चयन परिषद के दफ्तर से बाहर लेके आया और एक चोटी के किनारे पर खड़ा हो गया। दूर नीचे एक झील थी। मुझे पता था कि आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे थे। कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे और एक कार्य योजना बनानी थी।
मैं पैदल ही ऋषिकेश पहुंच गया। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ देखें। I bathed in Ganga and revelled in the purity of its water. Then I walked to the Shivanand ashram situated a little way up the hill. I could feel intense vibrations when I entered. I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. I had read that sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answer to the doubts that troubled me. ऋषिकेश पहुंचकर गंगा में नहाया और उसके जल की शुद्धता से बहुत ही आनंद मिला। उसके पश्चात मैं शिवानंद आश्रम चलकर पहुंचा, जो थोड़ी दूर ऊंचाई पर था। वहां प्रवेश करते ही मुझे तीव्र स्पंदन वाइब्रेशंस का एहसास हुआ। मुझे वहाँ बहुत सारे साधु दिखाई दिए जो सभी ओर बैठे हुए थे समाधि की स्थिति में। मैंने पढ़ रखा था कि साधु अतीन्द्रिय शक्ति वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो अंतर्ज्ञान द्वारा सभी कुछ जानते हैं। और अपनी उस हताशा भरी मन स्थिति में मैं अपने मन की दुविधाओं शंकाओं का उत्तर ढूंढ रहा था। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक बुद्ध जैसे लग रहे थे। दूधिया सफ़ेद धोती और लकड़ी की खड़ाऊ में उनका रंग पीलापन लिए जैतून जैसा था और आंखें काली भेदती हुई। मैं उनकी प्रबल शिशुवत मुस्कान और दयामय अंदाज से बेहद प्रभावित हुआ। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरा मुस्लिम नाम सुनकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, उन्होंने मेरा दुख का कारण पूछा। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वे कैसे जानते थे कि मैं दुखी हूँ, और मैंने पूछा भी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। I told him about my unsuccessful, मैं ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. He smiled, washing away all my anxiety almost instantly. Then he said in a feeble but very deep voice, desire, when it stems from the heart and spirit, when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy. This energy is released into the ether each night as the mind falls into the sleep state. Each morning it returns to the conscious state reinforced with the cosmic currents. That which has been imaged will surely and certainly be manifested. इसका अर्थ हुआ, मैंने उनको संत को वायुसेना में नौकरी पाने के अपने असफल प्रयास के बारे में बताया और साथ ही आसमान में उड़ने की अपनी बरसों पुरानी अभिलाषा के बारे में भी। वे मुस्कुराए। मेरी सभी चिंताओं बेचैनियों को लगभग तत्क्षण मिटाते हुए फिर वे बोले धीमी परंतु गहरी गंभीर आवाज़ में, इच्छा जब हृदय व आत्मा की गहराइयों से उपजती है, जब वह पवित्र व प्रचंड होती है, उस समय उसमें एक अद्भुत विद्युताकर्षणी शक्ति होती है। यह शक्ति नित्य रात्रि में आकाश में मुक्त होती है, जिस समय मन निद्रा की अवस्था में होता है। You can rely, young man, upon these ageless promises as surely as you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring.
प्रतिदिन सुबह यह शक्ति चेतना अवस्था में वापस आती है, ब्रह्मांडीय शक्ति से पूर्ण होकर। जिस भी चीज़ की धारणा की गई हो वह अवश्य मूर्त रूप लेगी। तुम इस शाश्वत नियम पर उसी प्रकार भरोसा कर सकते हो जिस प्रकार तुम सदा से अखंडित सूर्योदय और बसंत के नियम पर करते हो। हे युवक, नेक्स्ट पैराग्राफ है, when the student is ready the teacher will appear. How true. Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. Accept your destiny and go ahead with your life. You are not destined to become an Air Force pilot. What you are destined to become is not revealed now, but it is predetermined. Forget this failure, as it was essential to lead you to your destined path. Search instead for the true purpose of your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of the God, Swamiji said. जब शिष्य तैयार होगा गुरु स्वयं उस उपस्थित होंगे। कितना सत्य है। गुरु साक्षात सामने थे जो एक ऐसे शिष्य को राह दिखा रहे थे जो लगभग भटक चुका था। अपने भाग्य को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो। वायुसेना में पायलट, विमान चालक बनना तुम्हारे लिए नियत नहीं था। जो तुम्हारे लिए नियत है वो अभी प्रकट या प्रकाशित नहीं है, परंतु यह पूर्व निर्धारित है। इस नाकामी, इस असफलता को भुला दो, क्योंकि यह आवश्यक था तुम्हें तुम्हारे लिए निश्चित मार्ग पर लाने के लिए। इन सब के बजाय अपने होने अर्थात अपने अस्तित्व का असली कारण ढूंढो। स्वयं के साथ एक हो जाओ पुत्र। ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दो। स्वामी जी ने ऐसा कहा। I returned to Delhi and inquired at the DTP and PR about the outcome of my interview. In response, I was handed my appointment letter. I joined the next day as senior scientific assistant on a basic salary of rupees 250 per month. If this was to be my destiny, I thought, let it be so. Finally, I was filled with mental peace. No more did I feel any bitterness or resentment at my failure to enter the Air Force. All this was in 1950. आश्रम से फिर मैं दिल्ली लौट आया और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय वायु विभाग में अपने साक्षात्कार के परिणाम के बारे में पूछा। उत्तर में मुझे नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। मैंने अगले दिन वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में 250 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर नौकरी शुरू की। मैंने सोचा, यदि यही मेरा भाग्य है तो फिर होने दो। आखिरकार मुझे मानसिक शांति मिली। उसके बाद मुझे वायुसेना की नौकरी पाने में असफल रहने की किसी प्रकार की कड़वाहट या अप्रसन्नता नहीं महसूस हुई। ये सब जो हुआ है वो 1958 की बात है। तो स्टूडेंट्स, ये समरी कंप्लीट हो गई है, लेसन कंप्लीट हो गया है। अब जो बॉक्स में दिया हुआ है अबाउट द लेसन, इसका भी अर्थ हम समझ लेते हैं। दिस लेसन इज़ फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह जो लेसन है यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। द लेसन हाईलाइट्स हिज फेथ इन गॉड। इस लेसन में भगवान पर भरोसे के बारे में कहा गया है, प्रकाश डाला गया है। ही नेवर गॉट डिसहर्टेंड बाय द फेलियर्स। वो कभी भी नाकामियों से उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया है, हारे नहीं। One failure leads us to a greater path of success. एक नाकामयाबी हमें आने वाले सफलता की तरफ ले जाती है। Strange are the way of destiny. भाग्य के खेल बहुत ही अजब होते हैं।
अब इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंपार्टमेंट, जिसका अर्थ है डिब्बा, ट्रेन का जो डिब्बा होता है वो, या कंपार्टमेंट का एक और अर्थ होता है विभाग, डिपार्टमेंट। सेकंड है कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके। ग्लू, क्लू मतलब गॉन, सरेस भी बोलते हैं इसको। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक। इन्वेजन आक्रमण। टर्मोइल मतलब उथल पुथल। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कर्क रेखा। एक और सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, कर्क रेखा। अनअसेलेबल अवैध मतलब जो दुर्ग होते थे, कभी कभी कहा जाता था कि उनका दुर्ग सेना ने चढ़ाई की लेकिन उनका दुर्ग अवैध था, जिसको भेदा नहीं जा सकता। पेनिनसुला प्रायद्वीप या उपद्वीप। एक तो आइलैंड्स होता है, इसका अर्थ होता है द्वीप। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। उपद्वीप। इम्पेडिमेंट का अर्थ है बाधा, रुकावट। क्लिफ का अर्थ है चट्टान। आर्टिकुलेट स्पष्ट या गांठदार। साइकिक मतलब मानसिक, दिमाग से संबंधित, मन से संबंधित। फीबल मतलब कमज़ोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके नाम से इसको आप संधि विकसित करें। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से बना है, विद्युत, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से बना है, चुंबक से बना है। तो क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय। ईथर मतलब द एयर, हवा, वायु से। रीइंफोर्स मतलब सुदृढ़, मजबूत। मैनिफेस्ट प्रकट करना, जाहिर करना। गो एस्ट्रे खोना, पथ भ्रष्ट करना। प्री डिटरमिन पूर्व निर्धारित, पहले से ही तय जो होता है। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन की मैंने समरी कंप्लीट कर दी है, आपको इस लेसन का सार भी बता दिया है, और जो इम्पोर्टेंट टफ वर्ड्स थे उनके हिंदी मीनिंग भी बता दिए हैं। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि क्वेश्चन ठीक से आपको समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चन आंसर जब करवाऊँ तो आपको वो भी समझने में आसानी रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.